back to your own channel Lakshmi Gyan Udyog. So in this video we are going to start IBU 6 क्वेश्चन पेपर. तो IBU 6 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी को हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. हमें सिर्फ वही प्रिपेयर करना है, बाकी सब हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना. सो लेट्स स्टार्ट. हम बात कर रहे हैं अपने फर्स्ट यूनिट की, फर्स्ट चैप्टर की. तो फर्स्ट यूनिट में है हमारी इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन. इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है वो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है फर्स्ट टॉपिक जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम होता क्या है. इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसकी इवैल्यूएशन किस तरीके से हुई है और इसकी नीड क्यों होती है. ठीक है. उसके बाद जो सेकंड टॉपिक इसमें हमें पढ़ना है वो है वर्किंग ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम. ब्रेटन वुड्स सिस्टम किस तरीके से काम करता है, ब्रेटन वुड्स सिस्टम होता क्या है. ठीक है. फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कई एक दो बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है. लेकिन ब्रेटन वुड्स सिस्टम और IMF के जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं. उसके बाद है हमारा वर्ल्ड ट्रेड और रीजनलिज्म भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम और रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम एंड डेवलपिंग कंट्रीज़. यानी कि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है 4 to 5 टाइम्स जो है पूछे गए हैं वो है हमारा IMF के इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के बारे में पूछा गया, ब्रेटन वुड्स सिस्टम के बारे में पूछा है. ठीक है. वर्ल्ड ट्रेड और रीजनलिज्म के बारे में पूछा है और हमारा यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम के बारे में भी पूछा गया है. ये टॉपिक्स थे जो हमारी यूनिट 1 में इंपॉर्टेंट थे. हालांकि यहाँ पे सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल किसी ना किसी टॉपिक पे इस चैप्टर में से क्वेश्चन आए हुए हैं. ठीक है. उसके बाद आता है हमारी यूनिट नंबर 2 इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट. इसमें देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नेशनल मार्केट एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर 2.2 जो टॉपिक है उस पर भी क्वेश्चन आया है, 2 to 3 टाइम क्वेश्चन आया है. उसके बाद यूरोपियन मार्केट क्या होती है, क्वेश्चन आते हैं कि यूरो मार्केट क्या होती है, यूरो मार्केट क्या होती है, यूरो मार्केट ग्रो किस तरीके से हुई. और लीवर का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि यूरो मार्केट होती क्या है एंड यूरो मार्केट ग्रो किस तरीके से हुई. ठीक है. उसके बाद जो 2.3.4 है इसमें लीवर के बारे में पूछा गया, मोस्ट पॉपुलर रेट. यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर शॉर्ट नोट भी आया हुआ है. उसके बाद आता है हमारे इंटरनेशनल डेट इंस्ट्रूमेंट. एक दो बार क्वेश्चन आया है कि इंटरनेशनल डेट इंस्ट्रूमेंट होते क्या, और मोस्टली टाइम जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो है यूरो कमर्शियल पेपर क्या होता है, यूरो बॉन्ड क्या होता है. इसमें स्टेटमेंट की टाइप पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर शॉर्ट नोट भी आ सकता है. और जो इसमें काफ़ी टाइम रिपीट हुए क्वेश्चन उनमें मैंने स्टार लगाए हुए. यूरो इशूज़ इन इंडिया, यूरो को किस तरीके से इशू किया जाता है इंडिया में, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है. जो इम्पोर्टेंट नहीं था वो मैं छुपा चुकी हूँ. 2.6 ये इंपॉर्टेंट नहीं था, 2.5 भी इंपॉर्टेंट नहीं है. बाकी जितने कंसेप्ट है वो एक या दो बार पूछे गए हैं, लेकिन जिन पर स्टार लगे हुए. यूरो मार्केट क्या होती है, ठीक है, यूरो बॉन्ड्स क्या होते हैं, कमर्शियल पेपर क्या होता है, यूरो इशू इन इंडिया क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, ये पूछे जाते हैं. उसके बाद है नेशनल मार्केट एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर. इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है डोमेस्टिक और फॉरेन फाइनेंशियल मार्केट में डिफरेंस बताओ. ठीक है. ये था हमारे यूनिट नंबर 2. उसके बाद आता है यूनिट नंबर 3. यूनिट नंबर 3 हमारे इंटरनेशनल बैंकिंग के बारे में. इसमें क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र मैकेनिज्म क्या होता है. डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी आ जाता है इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र मैकेनिज्म क्या होता है. इसके अंदर हमें 3 पॉइंट लिखने होते हैं, टर्म्स ऑफ अकाउंट, चिप्स और स्विफ्ट के बारे में. या फिर क्वेश्चन में सेपरेटली आ जाता है कि चिप्स क्या होता है, स्विफ्ट क्या होता है शॉर्ट नोट्स में. टर्म्स ऑफ अकाउंट ना पूछ के हमसे क्वेश्चन पूछता है कि नोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है. ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है. उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है वो है लोन सिंडिकेशन या सिंडिकेशन के प्रोसेस क्या होते हैं. लोन सिंडिकेशन और लोन सिंडिकेशन प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये तो करके जाना ही चाहिए. उसके बाद आता है हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, बैंकर एक्सेप्टेंस. ठीक है. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, रीपरचेज एग्रीमेंट. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइम लैंडिंग रेट एंड लोन प्राइसिंग. उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ यील्ड कर्व इन इन्वेस्टमेंट एंड बोरिंग डिसीजन. यानी कि आप अगर क्वेश्चन पेपर उठा के भी देखते हो लास्ट ईयर के, अगर आप चाहो तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना. लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताए हैं आपको वो सारे ही इंपॉर्टेंट है. या तो वो एक या दो बार पूछे गए या फिर 4 to 5 टाइम्स से क्वेश्चन रिपीटेड है ही है.
ठीक है, जो ये रिपीटेड नहीं थे, जो इंपॉर्टेंट नहीं थे, वो मैं उनको हाइड कर चुकी हूँ ताकि वो आपके सामने ना आए। उसके बाद है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में क्या है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के बीच में क्या डिफरेंस है। उसके बाद आता है कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के कंपोनेंट क्या होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व, ये सब क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के कंपोनेंट है। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद मेथड ऑफ करेक्ट मेथड्स टू करेक्ट एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन यूजिंग डिवैल्यूएशन मेथड, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इन्फ्लुएंस, कि किस तरीके से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस करता है डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। उसके बाद आता है हमारा यूनिट नंबर 5 फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसमें आ सकता है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर पूछा जाता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है, और फॉरेन एक्सचेंज क्वाटेशन में आपको ये नहीं आएगा कि फॉरेन एक्सचेंज क्वाटेशन क्या होता है। ठीक है, ये आएगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सचेंज रेट क्वाट क्या होते हैं। उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन कितने टाइप्स की होती है। स्पॉट ट्रांजेक्शन पे शॉर्ट नोट आ सकता है, फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन पे शॉर्ट नोट आ सकता है। उसके बाद आता है इंटरबैंक ट्रांजेक्शन क्या होती है। इंटरबैंक ट्रांजेक्शन ना आके हमसे ये पूछा जाएगा कि बिड रेट और ऑफर रेट में डिफरेंस क्या होता है, या फिर बिड रेट या ऑफर रेट क्या होता है, इन पे शॉर्ट नोट लिखो। तो इसमें जो जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो है या तो शॉर्ट नोट की टाइप, शॉर्ट नोट की फॉर्म में आएगा, ठीक है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें स्टेटमेंट वगैरह नहीं आती। ठीक है, एक्सचेंज रेट क्वाटेशन में मैंने बता दिया। एक्सचेंज रेट क्वाटेशन ना पूछ के आपसे पूछेगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सचेंज रेट क्वाट क्या होता है। ठीक है, इंटरबैंक ट्रांजेक्शन ना पूछ के पूछेगा बिड रेट और ऑफर रेट क्या होता है। स्पॉट ट्रांजेक्शन डायरेक्टली पूछ लेगा, फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये था हमारी यूनिट नंबर 5 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद आते हैं हम यूनिट नंबर 6, डिटर्मिनेशन एंड फोरकास्टिंग ऑफ एक्सचेंज रेट को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा या फिर फोरकास्ट किस तरीके से किया जाएगा। इसमें आता है सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है एंड इन्फ्लेशन। फॉरेन एक्सचेंज रेट और इन्फ्लेशन किस तरीके से आपस में इंटररिलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरेस्ट रेट पैरिटी क्या होता है। इंटरेस्ट रेट पैरिटी ना पूछ के आपसे ये पूछ लेगा कि फिशर इफेक्ट क्या होता है। उसके बाद ये तो हमने पढ़ ही लिया इन्फ्लेशन और इसकी क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट पे। इसका क्वेश्चन आएगा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट या फिर इन्फ्लेशन किस तरीके से आपस में इंटररिलेट करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा सेंट्रल बैंक किस तरीके से इंटरवीन करते हैं एक्सचेंज रेट मार्केट में। उसके बाद एक्सचेंज रेट को किस तरीके से फोरकास्ट किया जाता है, ये इसमें आएगा लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग किस तरीके से की जाती है, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग किस तरीके से की जाती है। उसके बाद आता है हमारी यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 में हमसे है करेंसी रिस्क मैनेजमेंट की। करेंसी रिस्क को किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है, करेंसी रिस्क कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, करेंसी रिस्क को मैनेज क्यों किया जाता है, वाई मैनेज करेंसी रिस्क, मैनेजिंग करेंसी रिस्क विद डेरिवेटिव, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। ठीक है, मैनेजिंग करेंसी रिस्क विद डेरिवेटिव, इस अगर ना करो तो भी ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए होता क्या, बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आया कि डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होते क्या है। तो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद वाई मैनेज करेंसी रिस्क, करेंसी रिस्क को मैनेज क्यों करना चाहिए, या फिर टाइप्स ऑफ करेंसी रिस्क क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है मेजरिंग एंड मैनेजिंग ट्रांजैक्शन रिस्क। तो इसमें हमें पढ़ना है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर होता क्या है। ठीक है, उसको किस तरीके से मेज़र किया जाए और क्या क्या टेक्निक्स है। ये जितने भी पॉइंट है सारी आपकी टेक्निक्स है। ठीक है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है मार्केट, मनी मार्केट हैज, ये शॉर्ट नोट आ सकते हैं, इन पे शॉर्ट नोट आए हुए। मनी मार्केट हैज होता क्या है, ठीक है, करेंसी ऑप्शन क्या होता है, करेंसी फ्यूचर क्या होता है, इन 3 पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट आए हुए हैं। इसमें हमें यही पढ़ना है कि ट्रांजैक्शन एक्सपोजर होता क्या और उसकी टेक्निक्स क्या है। इसके बाद आता है हमारा यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 है मेजरिंग एंड मैनेजिंग ट्रांसलेशन एंड इकोनॉमिक एक्सपोजर। ट्रांसलेशन और इकोनॉमिक एक्सपोजर को किस तरीके से मेज़र करेंगे और मैनेज करेंगे। ट्रांसलेशन एक्सपोजर और ये डेफिनेशन आते हैं, इस यूनिट में हमारी आएगी डेफिनेशन ट्रांजैक्शन और ट्रांसलेशन एक्सपोजर के बारे में। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर के बारे में हमने यूनिट 8 में पढ़ा है और इस यूनिट में हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन एक्सपोजर के बारे में। इन दोनों के बीच में डेफिनेशन आ सकती है, डिफ्रेंशिएशन आ सकता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंसी ट्रांसलेशन मेथड की। करेंसी ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है,
उसके बाद इकोनॉमिक एक्सपोजर क्या होते हैं, 3 तरीके के एक्सपोजर होते हैं, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ट्रांसलेशन एक्सपोजर और इकोनॉमिक एक्सपोजर। यानी कि जो डिफरेंस आता है वो ट्रांजैक्शन और ट्रांसलेशन एक्सपोजर के बीच में ही आता है। इकोनॉमिक एक्सपोजर क्या हो सकता है ये पूछ सकते हैं आपसे, और किस तरीके से इकोनॉमिक एक्सपोजर को हम मैनेज कर सकते हैं, इस पर भी क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं यूनिट नंबर 10 हमारी है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी और एफडीआई। एफडीआई के बारे में तो क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आया हुआ था प्रिंसिपल स्टेज इन डेवलपमेंट एंड 5 क्राइटेरिया इन विच क्राइटेरिया इज द बेस्ट इन एमएनसीज, ठीक है। प्रिंसिपल स्टेज क्या होती है डेवलपमेंट की, कोई 5 क्राइटेरिया बताओ और इन पाँचों में से कौन सा क्राइटेरिया आपके अकॉर्डिंग बेस्ट है। उसके बाद हमारे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होती क्या है, ठीक है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की क्या क्या स्ट्रेटजी होती है, एफडीआई के मीनिंग और रेशनल क्या होते हैं, ठीक है। इंडिया रेगुलेशन ऑफ एफडीआई, इंडिया किस तरीके से रेगुलेट करता है एफडीआई को, क्या क्या गाइडलाइंस है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, फैमा और फेरा ना करो तो ठीक है, अगर कर लो तो भी अच्छी बात है। ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं जितना एफडीआई है, ठीक है। यूनिट नंबर हमने 10 कर ली। उसके बाद आती है हमारी यूनिट नंबर 11। यूनिट नंबर 11 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अप्रोजल, ठीक है। वाई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अप्रोजल इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन डोमेस्टिक प्रोजेक्ट। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो अप्रेजल है वो कॉम्प्लेक्स क्यों है एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट अप्रेजल होता क्या है, क्या क्या टेक्निक्स है प्रोजेक्ट अप्रेजल की, इसमें शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं। डीसीएफ टेक्निक बताओ क्या होती है, या फिर नॉन डीसीएफ टेक्निक क्या होती है। उसके बाद आता है हमारा पोर्टफोलियो अप्रोच क्या होता है, ठीक है। इसमें यही थे, बाकी और करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है हमारी यूनिट नंबर 12। यूनिट नंबर 12 है कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसमें आएगा डब्ल्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है फॉरेन प्रोजेक्ट की, वेरियस सोर्स ऑफ फंड, कहाँ कॉस्ट ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ फंड, कॉस्ट ऑफ फॉरेन डेट कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, या फिर डिस्काउंट रेट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसमें जो शॉर्ट नोट आया है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल में, इसमें आया डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल पे शॉर्ट नोट लिखो, ठीक है। CAPM पे वो लिखो, शॉर्ट नोट लिखो। और ऑल इक्विटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर फॉरेन प्रोजेक्ट, ये क्वेश्चन जो है वो 1 to 2 टाइम आए हुए हैं, ये भी आया हुआ है, आने के इसके चांसेस हैं। यानी कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे शो किए हैं ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बाकी जितने क्वेश्चन नहीं आए वो सारे क्वेश्चन हाइड कर दिए हैं। उसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 13 पे पॉलिटिकल रिस्क और टैक्स एक्सपेक्ट क्या होता है, पॉलिटिकल रिस्क क्या होता है, ठीक है। असेसमेंट किस तरीके से किया जाएगा पॉलिटिकल रिस्क को, किस तरीके से पॉलिटिकल रिस्क को मेज़र किया जाता है, मैनेज किस तरीके से किया जाता है। यानी कि जो हमारा प्री इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है इस पर भी शॉर्ट नोट आ चुका है। पोस्ट एक्सप्रोप्रिएशन पॉलिसी क्या होती है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी बहुत बार आ चुका है, बहुत बार। अगर 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओगे 6 to 7 टाइम आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी होता क्या है। उसके बाद आता है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ टैक्स पॉलिसी ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये क्वेश्चन भी 2 to 3 टाइम्स आए हुए हैं। अब आता है हमारे यूनिट नंबर 14 डिज़ाइनिंग ग्लोबल कैपिटल स्ट्रक्चर को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाए। इसमें आता है नेशनल फाइनेंशियल पैटर्न, नेशनल फाइनेंशियल मार्केट, सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फंड, वर्ल्ड वाइड कैपिटल स्ट्रक्चर, फॉरेन सब्सिडरी कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट मिनिमाइजेशन अप्रोच टू ग्लोबल कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा, कॉस्ट मिनिमाइजेशन अप्रोच टू ग्लोबल कैपिटल स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है हमारा इनोवेशन फाइनेंसिंग मेथड, इनोवेटिव फाइनेंसिंग मेथड। इसके बाद आता है हमारी यूनिट नंबर 15 इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट, किस तरीके से हम इंटरनेशनली कैश को मैनेज करते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है सेंट्रलाइजेशन और इसके एडवांटेजेस। इसमें हमें करना है नीड्स और इम्पोर्टेंस, इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट की नीड्स क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या क्या चेंजेस आते हैं इंटरनेशनल बैंकिंग में, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन कैश मैनेजमेंट क्या होता है, रोल ऑफ ट्रांसफ़र प्राइसिंग इन कैश मैनेजमेंट, ट्रांसफ़र प्राइसिंग का क्या रोल है। उसके बाद आती है हमारी यूनिट नंबर 16 जो कि हमारी लास्ट यूनिट है इस चैप्टर की। इसमें है हमारा फॉरेन ट्रेड फाइनेंस पे बेस है ये हमारी यूनिट। इसमें है इंपॉर्टेंट टॉपिक पेमेंट टर्म इन इंटरनेशनल ट्रेड कि किस तरीके से पेमेंट की जाएगी, स्पेशल डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। उसके बाद ट्रेड फाइनेंस क्या होता है, और इसमें जो और काउंटर ट्रेड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर शॉर्ट नोट आया हुआ है। और लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर फेटिक, ठीक है, गारंटी और बॉन्ड्स
बैंकर एक्सेप्टेंस, जो ट्रेड फाइनेंस है, ये ना पूछ के कि ट्रेड फाइनेंस क्या होता है, आपसे ये पूछा जाएगा कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, फॉरफिटिंग क्या होता है, बैंकर एक्सेप्टेंस क्या होती है, गारंटी या बॉन्ड्स क्या होते हैं, इन पे सेपरेटली शॉर्ट नोट आते हैं। और अच्छा, एक यूनिट और है, यूनिट नंबर 17, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग क्या होता है। ठीक है, ये लास्ट यूनिट है। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग क्या होता है। तो प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग में आपके पास आएगी डेफिनेशन, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन बताओ, या फिर बेनिफिट्स ऑफ प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट क्या होते हैं, रिस्क इन प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में क्या क्या रिस्क है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये जो क्वेश्चन है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एक बार पढ़ ज़रूर लेना, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार ये क्वेश्चन आए हुआ है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।